Welcome, student. Now I'm going to tell you about the new topic which comes under the same subject like research method for managers, which is designed for MBA second semester student. I'm going to explain you the procedure for a hypothesis testing. Before going to start this topic, I want to tell you about the hypothesis as well as hypothesis testing. इसके पहले भी वीडियो में मैंने आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में बताया था व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज व्हिच इज यूज्ड इन अ हाइपोथेसिस टेस्टिंग बिकॉज those terminologies are not only designed for a hypothesis testing, it is one of the terminology or important point which is used in overall research and mainly in aspect of the when you are going to frame the hypothesis. Fine. अब जो मेन कंसर्न है आपका कि हाइपोथेसिस क्या होता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हाइपोथेसिस होता है assumption about what you want to just presupposition, what you want to prove or disprove through any of the experiment or observation. आप जो रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिजाइन कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपने क्या अजम्पशन फ्रेम आउट किया है उसे हम हाइपोथेसिस बोलते हैं. Now, two more important terminology which is used in a hypothesis testing, that is a null hypothesis and alternative hypothesis. मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर दूं कि what is exactly the null hypothesis and alternative hypothesis. मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि null means there is no as such a value, right? Hypothesis मैंने अभी बताया that is a preset of a presupposition, or you can say that a probability or a assumption, right? अब null hypothesis क्या होती है? In a research problem, null hypothesis is generally considered as the similarity or a equivalence between a population mean and a hypothesized value or a assumed mean. Fine, sample mean. तो अगर ये दोनों इक्वल है तो आप इसको नल हाइपोथेसिस करते हो, और इसके अलावा जो आपके पास अल्टरनेट है, अल्टरनेट को हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं, राइट? Now, what is hypothesis testing and what are the procedure or steps involved to make that hypothesis testing? Fine. अब जो टेस्ट है वो हमें बेसिकली कहाँ करना होता है? पहले तो हमें ये जानना होगा कि हाइपोथेसिस कितना वैलिड है. जो आप हाइपोथेसिस या अजम्पशन लेके चल रहे हैं वो कितना वैलिड है, वो कितना क्वेश्चनेबल है. फाइन. और दूसरा जो आपके पास डेटा कलेक्टेड है, आफ्टर कलेक्शन ऑफ डेटा यू कैन एनालिसिस इट एंड one of the tests you have to conduct wherever the experimental method would be conducted, right? अब जो आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना चाहते हैं वो दो ही कंडीशंस में फुलफिल होती है, whether you have to accept null hypothesis or you not to be accept null hypothesis. अगर आपने null hypothesis एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, इसके बेसिस पे आपके वेरियस स्टेप है, पहले आपको वो समझना है कि वो सारे स्टेप्स क्या है, राइट? The first step to procedure of the hypothesis is formulation of the statement of hypothesis. या आप इसको कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग आप एक जो फॉर्मल स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट. और ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज यू हैव जस्ट आइडिया अबाउट कि जो हम रिसर्च प्रॉब्लम कंडक्ट करा रहे हैं उसका स्टेटमेंट क्या होगा, उसके लिए हम अजम्पशन क्या बनाए और वो अजम्पशन लिखा कैसे जाएगा, उसको हम फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ अ नल हाइपोथेसिस कहते हैं, राइट? अगर आपने नल हाइपोथेसिस डिजाइन कर ली, फ्रेम आउट कर ली, जो कि बहुत ज्यादा प्रिसाइज होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, बहुत ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए उसका कि आप उसके द्वारा क्या रिसर्च प्रॉब्लम कहना चाहते हैं, राइट? तो अगर आपको नल हाइपोथेसिस अगर आपने फॉर्मुलेट कर ली तो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी रिस्पेक्टिवली फ्रेम आउट हो जाएगा.
This means that hypothesis should be clearly stated considering the nature of the research problem. जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आप क्या स्टेटमेंट देना चाहते हैं, इसी को बेसिकली आप कह सकते हो कि फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, राइट। अगर आपको इसे समझना है तो आई जस्ट वांट टू गिव वन ऑफ द एग्जांपल रिगार्डिंग दैट. One of the person who is working in a civil engineering department want to know about the load bearing capacity of an old bridge. एक ओल्ड ब्रिज है, उसकी वो टेस्ट करना चाहता है लोड बेयरिंग कैपेसिटी विच मस्ट बी मोर देन 10 टन्स. इट मीन्स कि उसका ये मानना है कि जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है ओल्ड ब्रिज की वो 10 टन से ज्यादा है, right? What is the null hypothesis and what should be the alternative hypothesis for that type of a problem? Then null hypothesis is designed here or stated here that H0 mu is equals to 10 tons. Here, mu is defined in a form of m. Then the null hypothesis in this context is what? H0 m is equals to 10 tons. Fine. And what is the alternative hypothesis? That the HA mu greater than to 10 tens. Right. Now, in the last of the experiment, what the calculated result value comes after experimenting of this problem, we have to just know whether the null hypothesis would be accepted or rejected. That depend on the what the calculated value come after evaluation or a calculations of the any of the statistical tool on this research problem, right? Now, this example is also considered when you are going to frame out the hypothesis. Here, there is a one of the another example is given to you, that is, if the average score in an aptitude test administered at the national level is a 80, it means एवरेज स्कोर है एप्टीट्यूड टेस्ट का जो कि नेशनल लेवल पे कंडक्ट कराई गई और वो एवरेज स्कोर क्या है 80, राइट. टू इवेलुएट स्टेट्स एजुकेशन सिस्टम, आप क्या करना चाहते हो, आप टेस्ट करना चाहते हो कि स्टेट का एजुकेशन सिस्टम कैसा है. और एवरेज स्कोर ऑफ 100 ऑफ द स्टेट स्टूडेंट सेलेक्टेड ऑन रैंडम बेसिस वाज 75. और जो एवरेज स्कोर आया है 100 स्टेट स्टूडेंट को आपने सेलेक्ट किया, वो भी रैंडमली सेलेक्ट किया और जो वो एवरेज स्कोर आया दैट इज 75. Fine. The state want to know if there is a significant difference between the local score and the national score. In such a situation, what should be the null hypothesis and how you are going to write down this null hypothesis? For this, you have to just equal, because generally you want to disprove what a null hypothesis. Fine, because the popularized mean and the calculation what you are going to expect, that must be in a form of an equal sign. Right. Here, the null hypothesis also written in a H0 mu is equals to 80. Right. And what is the alternative hypothesis? H alternative mu does not equals to 80. It may be possible it is lesser or a greater than. Both of the condition would be possible after interpretation or after the examination of this problem. The formulation of hypothesis is an important step which must be accomplished with due care in accordance with the object and the nature of the problem under consideration, right? It also indicates whether we should use a one tail test or a two tail test. If HA is of the type of a greater than or of the type of a lesser than, then that time we have to consider one tail test, either left or a right. That depend on which kind of a conditions are discussed for a hypothesis, right? When H is of a type of a whether greater or a lesser than, then that condition, in that condition we have to follow the two tail test, right? So when you are going to calculate or experiment on this type of a problem, you have to consider either one tail test or a two tail test. These both condition would be possible in
under circumstances of the hypothesis, right? Now, the next step for hypothesis testing is the selection of the significance level. As in my previous lecture, I already told you about the level of significance. What is exactly the level of significance? Another name of the level of significance is basically the confidence level, or you can say the, in another term, you can understand it with the help of the risk bearing capacity. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैंने कहा कि आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब ये होता है कि आप पूरे सैंपल में मान के चल रहे हैं, अगर मैं बोलूं कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो 95% चांसेस है कि ये सही है, लेकिन 5% यू आर गोइंग टू टेक अ रिस्क। इन केस ऑफ अगर 95% है, 5% आप रिस्क लेने के बेयरिंग कैपेसिटी में है कि आप अडॉप्ट कर रहे हैं, और अगर 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, इसका मतलब है कि आप जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, आपका जो डेटा है उसमें 99% यू आर श्योर एनफ कि दैट इज करेक्ट वन, एंड 1% यू आर गोइंग टू टेक अ चांस और अ रिस्क इन केस ऑफ की एरर होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, right? This is what the level of significance. Now in case of अगर 5% level या 1% level होता है तो somewhat the table value is different, और वो टेबल वैल्यू आपको बताई जाती है और उसी के बिहाफ पे आप कैलकुलेशंस करते हैं. What are the factors which affect the level of significance? The first factor in this is, which is considered very importantly, that is the magnitude of the difference between a sample mean. You have to consider that point. What is the difference between the sample mean? What are the magnitude? It means what is the difference between the population or a sample mean, and you have to consider when you are going to take a level of significance, what level of significance you are going to take as a risk, right? The second important factor in this is the size of the sample. It is one of the also important factor which affect the level of significance. If the size of sample is larger, then that time you have to just select the level of significance at 5%. It means in a larger sample, the risk is greater and you have to consider a 5% significance level. But if the sample is a smaller, you are suggested that you have to take what a 1% level of significance, because the risk adopted to for the purpose is almost quite enough for a smaller size of the sample, right? In a next part of that, what other factor which we have to consider when selection of a significance level, like the variability of the measurement within sample. It is one of the also important factor, that the variability of measurement within the sample, what the variability, क्या differences हैं, कैसे आप measure करोगे within sample के between आपका क्या variability आता है, उसको भी हम consider करेंगे जब level of significance selection करेंगे. And last factor that is also very much important, that is the hypothesis is directional or a non-directional. It means directional means one which predict the direction of difference between, right? In brief अगर हम कहें तो level of significance must be adequate in context of the purpose and nature of inquiry. जो आपका research problem है, research objective है, उसके लिए जो level of significance है वो पर्याप्त होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो in last you have facing very much problem regarding कि आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे अल्फा वैल्यूज क्या आ रही हैं और उसको आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सिलेक्शन बहुत केयरफुली करना चाहिए. In continuation of this series, now the third step is distribution, deciding the distribution which you are going to use in your sampling, right? किस तरह का आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और साथ में आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. द सिलेक्शन इज बिटवीन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अ टी डिस्ट्रीब्यूशन. Before going to start that, and what is normal distribution and t distribution, and normal distribution and t distribution,
जो होता है एक तरीके से सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन है कि सैंपल आपके पूरे जो आपको डेटा मिला है उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है व्हेन मीन मीडियन मोड ऑफ द सैंपल इज अ सिमिलर। इसका मतलब है जो आपका एरिया कवर होएगा वो आपका वेल सेव्ड होगा और सिमेट्री दिखाएगा। सिमेट्रिकल होगा मीन्स हाफ पोर्शन इज इक्वल टू अनदर हाफ, राइट। तो वो कहलाता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फाइन। लेकिन ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, टी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होएगा स्टैटिस्टिक्स पे, उसमें आपको मैं और भी एक्सप्लेन करूंगी, इसको इन डिटेल बताऊंगी कि व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज इट इज बेसिकली द पार्ट विच कम्स अंडर द प्रोबेबिलिटी, राइट। तो वहां मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगी, एज वेल एज बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल आपको बताने हैं जो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्लियर होंगे, उसमें मैं और डिटेल आउट करूंगी। यहाँ पे आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि व्हाट काइंड ऑफ अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव टू डिजाइन, वी हैव टू टेक फॉर अ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, राइट। एक बार आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करेक्टली सेलेक्ट हो गया, तो उसके बाद सेलेक्टिंग अ रैंडम सैंपल एंड कंप्यूटिंग एन अप्रोप्रिएट वैल्यू। जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको रैंडम सैंपल लेना है और उसको सेलेक्ट करके उस पर वर्कआउट करना, उसको एग्जामिन करना है और उसकी आपको अप्रोप्रिएट वैल्यू को फाइंड आउट करना है by utilizing whatever the statistical tool you are going to apply on that distribution, sample distribution, वो आपको उस पे अप्लाई करने के बाद आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। और इन सारे जो भी आपने सैंपल लिया है उसका जितना भी क्वालिटेटिव जजमेंट है उसको आपको कन्वर्ट करना है क्वांटिटेटिवली, फाइन। तो दीज आर द अदर स्टेप्स which are considered when you are going to take up adopting what a procedure of sampling. Fine. Now, next step in this is calculation of the probability. अब आप probability कैसे calculate करेंगे? One has then to calculate the probability the sample result would diverge as widely as it has from expectation if the null hypothesis were in fact true. प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपको सैंपल रिजल्ट देखना पड़ेगा कि आपका सैंपल रिजल्ट आया क्या है और वेदर इट इज डाइवर्टेड फ्रॉम व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग और व्हाट यू आर अज्यूम, राइट। इफ द नल हाइपोथेसिस वेयर इन फैक्ट ट्रू, राइट। अगर आपका नल हाइपोथेसिस सही भी है तो आप अपने जो भी सैंपल रिजल्ट आ रहा है वो कितना डाइवर्जन है उसमें जो आप अजम्पशंस कर रहे हैं, fine. And in a last, that calculated value is compared with the your alpha value on the basis of a t test. Sorry, आपको जो करना पड़ेगा वन टेल टेस्ट और टू टेल के टेस्ट के बिहाफ पे। तो जो आप कंपेयर करेंगे प्रोबेबिलिटी का, वो आप कैलकुलेटेड वैल्यू को सिग्निफिकेंस लेवल पे जो स्पेसिफाइड वैल्यू है उनसे कंपेयर करेंगे। Now, if the calculated probability is equal to or smaller than the value in case of a one tail test, right? One tail test में क्या conditions है कि जो आपकी calculated probability आ रही है वो या तो equal हो या smaller or specified value से for a one tail and alpha by 2 in case of a two tail test, then reject the null hypothesis. And that time you have accept the alternative hypothesis. But if the calculated probability is greater than that the values calculated value, then the accept the null hypothesis. In that case you have to reject H0 and we run a risk of at most the level of significance committing error of a type 1, but if we accept H0, then we run some risk which is associated or committed with the error of a type 2. टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर मैंने आपको ऑलरेडी ही बताया है कि टाइप 1 एरर वो होता है जहां पे आप H0 ट्रू होते हुए भी आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। रिसर्चर H0 ट्रू होने के बाद, सही होने के बाद भी आप उसको रिजेक्ट करते हैं तो वो टाइप 1 एरर में होता है। और अगर आप
H0 फॉल्स है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो किस में कमिट होएगा, टाइप 2 एरर में, राइट। दिस इज ऑल अबाउट योर होल ऑफ दी, बेसिकली आपको जो बताया गया है वो आपका रिलेटेड क्या है, प्रोसीजर से रिलेटेड है। प्रोसीजर में मैंने आपको जितने स्टेप्स बताए, जो पहला बताया कि सबसे पहले आपको फॉर्मुलेशन करना है, एंड आफ्टर दैट आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, आफ्टर दैट यू हैव टू जस्ट नो अबाउट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आप उसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, then compare with the probability at the different level of significance। significance level पे आपका जो भी वैल्यूज आ रहा है, कंपेयर करने के बाद जैसी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप ये देखेंगे कि उसे एक्सेप्ट करना है नल हाइपोथेसिस को, या रिजेक्ट करना है। नाउ जस्ट गो फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ दैट, that is a flow diagram for a hypothesis testing. Fine. It is actually a overall presentation of the procedure। अगर पूरा प्रोसीजर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कहें तो ये फ्लो डायग्राम इज अ सफिशिएंट टू लाइक प्रेजेंट योर hypothesis testing। Now, in a start, what is the like first part of that? That is state H0 as well as HA। अगर आपने नल हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर दी, दैट इज बेस्ड ऑन योर व्हाट रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च जो ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्मुलेट कर लिया नल हाइपोथेसिस, विच मस्ट बी वेरी प्रिसाइज एज वेल एज क्लियर। और जो स्टेटमेंट होना चाहिए बहुत क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि व्हाट इज लाइक डिफरेंट सिग्निफिकेंट है, कोई रिलेशनशिप है, कोई और आप रिसर्च एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो बहुत क्लियरली स्टेटमेंट दैट वुड बी ड्राफ्ट, दैट मस्ट बी ड्राफ्ट। क्योंकि नल हाइपोथेसिस अगर आपने डिजाइन कर ली तो आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा टू नो अबाउट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। एक बार आपने नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फ्रेम आउट किया, उसके नेक्स्ट जो आपका स्टेप होएगा टू नो अबाउट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, or at what value you are going to just decide about the level of significance, because it must be possible कि आप आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखना चाहते हैं अपने रिसर्च प्रोग्राम के लिए। 1% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, 10-20% भी हो सकता है। और ये सारे सिग्निफिकेंस का जो लेवल है आप डिसाइड करोगे विद द हेल्प ऑफ अ वेरियस फैक्टर, जो कि बहुत सारे फैक्टर्स आपको इन पे इम्पैक्ट डालते हैं, और उन फैक्टर को कंसीडर करते हुए आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखेंगे, राइट। जब एक बार आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड हो गया, तो आप एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करेंगे। और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसा मैंने अर्लियर आपको बताया कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की सैंपल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपके होल डेटा में किस तरह का उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, वेदर जो पैरामीटर है सैम्पलिंग के वो आपके मीन मीडियन मोड वो एक सिमेट्रिकल है दिखा रहे हैं, एक ही पॉइंट पे दिखा रहे हैं, या ये अलग अलग जगह है। अगर ये अलग अलग जगह है मीन मीडियन मोड, तो वहां कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो स्क्यूड होगा। स्क्यूड का मतलब मीन मीडियन मोड तीनों एक पॉइंट पे नहीं है, एक ही नहीं है, वो अलग अलग है, जिसकी वजह से जो शेप है दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ वेल शेप, वो कहीं ना कहीं राइट साइड या लेफ्ट साइड आपकी सिमेट्री ना बनाते हुए कुछ वो डिफरेंट शेप बना रहा है, और वो उसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल का नॉट एग्जैक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ डिफरेंट आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। एक बार अगर आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करेक्टली डिसाइड कर लिया कि ये मेरा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, देन आपका जो नेक्स्ट स्टेप होएगा रैंडम सिलेक्शन ऑफ द सैंपल एंड वर्कआउट एन अप्रोप्रिएट वैल्यू फ्रॉम अ सैंपल डेटा। इट मीन्स अब आपको उसके अप्रोप्रिएट वैल्यू पे काम करना है। रैंडम सिलेक्शन ऑफ अ सैंपल है, और जितना भी आपका लाइक क्वालिटेटिव पार्ट है, अब आप उसको किस में कन्वर्ट कर लोगे,
क्वांटिटेटिवली, सारे को एम्पेरिकली, और उस पे आप अप्लाई करेंगे जो भी आपको एम्पेरिकल स्टैटिस्टिकल टूल लगता है कि आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करोगे. वेरियस पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आर अवेलेबल. That depend on कि which kind of tools you are going to adopt for your research problem. फाइन. तो आपको टूल अप्लाई करना है, और उस टूल को अप्लाई करने के बाद फाइनली आप कैलकुलेट करोगे योर प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल रिजल्ट्स वुड either it is diverted from what you are going to expected. जो आप assumption लेके चल रहे हैं उससे कितना डाइवर्जन हुआ है वो सैंपल रिजल्ट से पता चलेगा, if H0 were true, right? And in the last stage of this whole of the procedure of the hypothesis testing, that if अगर मैं बात करूं कि आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल टू और स्मॉलर देन द वैल्यू इन केस ऑफ 110, फाइन. अगर ऐसा कुछ आ रखा है, अगर स्मॉलर है या इक्वल है, उस कंडीशन में आपको H0 को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है. एंड अनदर केस की अल्फा बाई 2 जो है इन केस ऑफ अ 2 टेल, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि 2 टेल में क्या होता है, रिजेक्शन रीजन हाफ पोर्शन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दोनों ही साइड होता है रिजेक्शन रीजन, एंड द मिडिल पार्ट इज एक्सेप्टेंस रीजन होता है. और आपको 2 टेल्ड में क्या होता है कि H0 इज इक्वल टू, एंड इन सेकेंड अल्टरनेटिव जो आपका होता है उसमें अल्टरनेटिव इज डज नॉट इक्वल टू योर अजम्पशन एक्सपेक्टेड, जो अज्यूम आपने वैल्यू रखा है. ठीक है. तो ये होता है आपका 2 टेल्स में. अगर आपका ऐसा होता है तो आप रिजेक्ट कर रहे हो H0, मतलब नल हाइपोथेसिस कर रहे हो, तो यू आर कमिटिंग फॉर अ टाइप 1 एरर, बिकॉज H0 इज ट्रू, एंड ट्रू होने के बाद भी आप उसको क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं. रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें होने की क्या पॉसिबिलिटी है, टाइप 1 एरर की हो रही है. और अगर आपका H0 फॉल्स है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो किस में कंसीडर कराएगा, टाइप 2 एरर में, विच इज मच रिस्कियर देन द टाइप 1, क्योंकि आप एक ऐसे नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हो जो कि एक्चुअली फैक्ट नहीं है, जो कि गलत है, राइट? उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो. दिस इज होल अबाउट योर हाइपोथेसिस टेस्टिंग. पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, बिकॉज फ्लो डायग्राम जो है आपका वन ऑफ द वे टू प्रेजेंट योर hypothesis testing, or not only examination point of view, it is important. जब भी आप अपना कोई भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव या रिसर्च प्रॉब्लम लेके चलते हैं तो यू हैव टू जस्ट knowledge how to frame out the hypothesis and what the procedure we are going to adopt to frame out hypothesis testing, right? So this is all about your hypothesis testing में जो आप टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, एज वेल एज व्हाट द प्रोसीजर वी आर अडॉप्टिंग फॉर अ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में सारा कुछ नॉलेज प्रोवाइड करा दिया है. और मैं बिलीव करती हूँ कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ क्लियर हो गया होगा कि हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं, और हम कौन कौन से प्रोसीजर या स्टेप्स को फॉलो करेंगे जब हम हाइपोथेसिस फ्रेम आउट करेंगे, राइट? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.